हाँ भाई, तो कल जैसे कि हमने पढ़ा था एक्सरसाइज के कुछ सवाल किए थे, तो आज हम लोग उसमें 2 सवाल रह गए थे। वो 2 सवाल मैंने नहीं करवाए थे क्योंकि उसके पीछे रीज़न था कि मुझे कुछ बातें बतानी पड़ेंगी। तो आज हम वो बातें जानेंगे। बातें क्या, कुछ डेफिनेशंस हैं। बट हमने आव्यू पढ़े। अब आव्यू के भी क्या होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। जैसे कोई भी दुनिया में चीज़ हो, अगर आप उसको पढ़ोगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर विज्ञान। हम लोग शुरुआत में है या कक्षा 8 में पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या किताब होती है, विज्ञान की किताब होती है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं तो विज्ञान की किताब भी भागों में बढ़ जाती है कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो इसी प्रकार से जो आव्यू है, आव्यू के भी कुछ प्रकार होंगे। ठीक है, तो उन प्रकारों को आज हम जानेंगे। ठीक, तो थोड़ा इनको अच्छे से डेफिनेशन को पढ़ना, समझना और अच्छे से इन पर वर्क करना, क्योंकि ये आप यकीन मानना, ये बहुत आगे तक इन चीज़ों का यूज़ होता है। बीएससी एमएससी तक इन चीज़ों का यूज़ होता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए विषय में। तो बच्चों, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स को बच्चों हिंदी में बोलते हैं स्तंभ आव्यूह, क्योंकि कॉलम की हिंदी स्तंभ होती है और मैट्रिक्स आप जानते हो आव्यूह होता है, तो उसकी हिंदी क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ आव्यूह। एक बात मैं जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बच्चों नाम आपको दोनों में पता होने चाहिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों, तो वही बेहतर रहेगा। अब कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि ऐसी मैट्रिक्स इसमें एक ही कॉलम है। ठीक है, देखो जैसे हमने मैट्रिक्स के पढ़े हैं, कॉलम हो सकते हैं 2 3 4 5 6, कितने भी कॉलम हो सकते हैं। तो हम ऐसे मैट्रिक्स पढ़ेंगे जिसमें केवल और केवल एक ही कॉलम हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप जरा इसे देखें, ठीक है, इसमें रो कितनी है आप देखो तो, पहली रो, दूसरी, तीसरी और चौथी। और कॉलम कितने हैं? केवल और केवल एक। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा कॉलम आव्यूह है। मतलब कॉलम आव्यूह कहता है कि कॉलम एक होगा, बाकी रो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 36 हो, 20 हो, 30 हो, कितनी भी रो हो सकती हैं, लेकिन कॉलम केवल और केवल एक ही होगा। एक एग्जाम्पल और देख लो, ठीक है, √2, √7, √3, √5 और 6 9 5/2। रो कितनी भी हो अलग ही गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रो हैं। लेकिन उससे हमारे लिए रो की संख्या कितनी है, वो कॉलम आव्यूह में हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है कि रो कितनी। हमारे लिए आवश्यकता क्या होती है, केवल हमें ये देखना है कि कॉलम कितने हैं। तो कॉलम कितने हैं बच्चों, 1 है, तो ये भी आव्यूह कैसा है, कॉलम आव्यूह है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में बोल रहा हूं, लिखवा नहीं रहा हूं, टाइम लगेगा मुझे लिखने में, आप लोग लिख लें। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक कॉलम होता है, कॉलम आव्यूह कहलाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल डाल के ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग लिख देना, एग्जाम्पल डालकर ये दोनों। अब हम बच्चों आगे पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो सॉरी हिंदी में पंक्ति आव्यूह। तो इसकी डेफिनेशन समझना बहुत आसान है, अगर पुरानी वाली डेफिनेशन मतलब कॉलम आव्यूह की समझ में आ गई हो, है ना, मतलब स्तंभ आव्यूह की। देखो जिस प्रकार से कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहती है, जिस ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक कॉलम होता हो वो क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। तो ऐसे ही इसकी डेफिनेशन है किसकी, रो मैट्रिक्स की। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती हो वो क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स।
तो परिभाषा फिर से बोल रहा हूं, आप लिख लेना, कॉपी पे जरूर लिखना, दो सारी परिभाषा है ये, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती हो वो हमारी क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स कहलाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेफिनेशन लिख लो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है रो मैट्रिक्स कहलाती है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल जरूर नोट करना। हाँ भाई, इस मैट्रिक्स के बारे में बताओ, कॉलम कितने हैं, कितने भी हो, गिन सकते हो, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम, और रो कितनी है, 1। ठीक है बच्चों, कितनी रो है, 1। तो ये कैसा मैट्रिक्स हुआ, रो मैट्रिक्स। क्यों हुआ रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें कितनी रो है, केवल और केवल एक रो है। अच्छा, इसके बारे में बताओ, ये रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि केवल और केवल एक ही इसमें कॉलम है। ठीक है, तो आपको समझना है, वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती हो वो रो मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक कॉलम होता हो वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स। जैसे ये हमारी क्या है, रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक रो है, और ये हमारा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि ये हमारा क्या है, एक ही कॉलम है। अच्छा, अपनी शुद्ध देसी भाषा में डेफिनेशन बताऊं कि शुद्ध देसी भाषा में क्या होती है डेफिनेशन, हालांकि वो वैसे मैथमेटिकल दृष्टि से तो सही नहीं है, लेकिन शुद्ध देसी भाषा में डेफिनेशन समझ सकते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जो लेटी हुई लगती हो दिखने में वो रो मैट्रिक्स है, और जो खड़ी हुई लगती हो दिखने में वो कॉलम मैट्रिक्स है। हालांकि मैथमेटिकल के लैंग्वेज में तो सही नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये, कि जो मैट्रिक्स लेटी हुई है वो हमारी रो मैट्रिक्स है, और जो मैट्रिक्स खड़ी हुई है वो हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा, अब एक ये फिलहाल रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल था और ये हमारा कॉलम का था, तो आप रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन में रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखना और कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन में कोई कॉलम का। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, √5, इसके बारे में बताओ कि ये रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, वीडियो पॉज करना, सोचना समझना कि साहब ये रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। जवाब मिला, ठीक है, बहुतों को मिल गया होगा, जिनको नहीं मिला होगा बताता हूं बच्चों, ये रो मैट्रिक्स भी है और ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये दोनों है। कैसे, क्योंकि इसमें रो कितनी है, केवल एक ही रो है, और कॉलम कितने हैं, केवल एक ही है। मतलब देखो, रो डेफिनेशन भी हो रही है ये, मतलब रो मैट्रिक्स भी हो रही है और ये कॉलम मैट्रिक्स भी हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल था इसको समझने के लिए। अब ऐसा नहीं है ना कि कोई मैट्रिक्स अगर रो है तो रो ही हो सकती है, कोई मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है तो वो केवल कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकती है। हमारे पास एक मैट्रिक्स ऐसी भी है और ऐसी बहुत सारी बन जाएंगी, क्योंकि आपने ये √5 लिखा है ना, √5 की जगह कोई और संख्या लिख लो, 2 लिख लो, कुछ और लिख लो, 0.5 लिख लो, कुछ भी लिख लो, √2 लिख लो। ये सभी ऐसी मैट्रिक्स हैं जो कि रो मैट्रिक्स भी हैं और ये कॉलम मैट्रिक्स भी हैं। क्यों, क्योंकि इनमें एक ही रो है इसलिए रो मैट्रिक्स है, और इसमें एक ही कॉलम है इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। ये कुछ स्पेशल एग्जांपल्स होते हैं जानने के लिए चीजों को। अच्छा, अब हम जो अगला पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग आव्यूह। ये बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर दृष्टि से बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो हम जानेंगे अब थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ठीक है ना बच्चों। तो वर्ग आव्यूह, देखो किताबों में लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में परिभाषा लिखवाऊंगा। ठीक, इसकी परिभाषा ये होती है बच्चों, वर्ग। वर्ग आपने बनाया है कक्षा 9 में, जब ज्यामिति पढ़ते हैं तो हमारा वर्ग कुछ ऐसा होता है। इसमें खास बात क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी कि चारों भुजाएं बराबर, यानी कि क्षैतिज। देखो अभी तक हमने आयत में मैट्रिक्स में पढ़ा था कि जितनी भी क्षैतिज रेखाएं होती हैं सब में संख्याएं बराबर होती हैं।
और जितनी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उनमें सब में संख्या बराबर होती है। क्या कहने का मतलब है, इस रो में कितने एलिमेंट हैं, R1 में कितने एलिमेंट है 3, R2 में कितने एलिमेंट है 3। मतलब पहली क्षैतिज रेखा में भी 3 एलिमेंट, दूसरी क्षैतिज रेखा में भी 3 एलिमेंट। ऐसे ही यहाँ पर C1 में कितने एलिमेंट हैं 2, C2 में कितने एलिमेंट हैं 2, C3 में कितने एलिमेंट हैं 2। यानी पहली ऊर्ध्वाधर रेखा, दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा, तीसरी ऊर्ध्वाधर रेखा, सब में कितने कितने एलिमेंट हैं 2-2 एलिमेंट हैं। तो यही तो आज जब शुरुआत में लेक्चर की शुरुआत करी थी, आयताकार क्रम विन्यास समझा रहा था, तो मैं समझा रहा था आयताकार क्रम विन्यास क्या होता है। ऐसा विन्यास, ऐसा क्रम विन्यास जिसमें क्षैतिज रेखाओं में अवयव बराबर हो और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में भी बराबर हो। भले आपस में अलग अलग हो सकते हैं कि रो में 3-3 है और कॉलम में 2-2, ये तो अलग है, लेकिन आपस में ये दोनों बराबर है। देखो इसमें 3 तो इसमें भी 3, और इसमें 2 तो इसमें 2, इसमें 2, ठीक है। लेकिन वर्ग आव्यूह क्या होता है, क्योंकि वर्ग की डेफिनेशन ये होती है कि चारों बराबर होते हैं, इसीलिए बच्चों वर्ग आव्यूह की डेफिनेशन देखना। जरा डेफिनेशन देखने से पहले जरा एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, थोड़ा समझ में अच्छा है। इस मैट्रिक्स पे ध्यान दो, इसमें रो कितनी है 2 है, चेक कर सकते हैं R1 R2। कॉलम पे ध्यान दो कितने हैं 2 हैं, C1 C2। रो कितनी 2, कॉलम कितने 2। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं जितनी रो है यहाँ पर उतने ही क्या है कॉलम है। तो ऐसी मैट्रिक्स को ही जिसमें जितनी रो हो उतने ही कॉलम हो, उसको हम क्या कहते हैं वर्ग आव्यूह। रो बताओ इसमें कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 3, तो इसलिए कैसी आव्यूह हुई वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्यों हुई, क्योंकि 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम है, यानी कि जितनी रो उतने ही कॉलम। तो बच्चों यही डेफिनेशन होती है वर्ग आव्यूह की, कि ऐसा आव्यूह जिसमें जितने रो हैं उतने ही क्या होने चाहिए कॉलम होने चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे 3/3 की है। अच्छा अगर ऐसे लिखे ऑर्डर में तो वर्ग आव्यूह की खास बात होती है दोनों नंबर सेम होते हैं। देखो 2/2 3/3, अगर ये दोनों नंबर अलग अलग हो गए तो वर्ग आव्यूह नहीं होगी। एग्जाम्पल 1 2 √3 5 0 8। इसका आप वो निकालो भैया ऑर्डर, 2/3 आएगा नहीं आएगा। अब दो प्रकार से समझ लो, एक प्रकार से ऐसे कि दोनों नंबर ये अलग अलग हैं इसलिए ये वर्ग आव्यूह नहीं है, और दूसरे तरीके से ऐसे समझ लो कि भैया रो कितनी 2, कॉलम कितने 3, यानी रो 2 है कॉलम 3 है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये वर्ग आव्यूह नहीं है। तो वर्ग आव्यूह की परिभाषा क्या बनी, ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या बराबर हो कॉलम की संख्या, उसी को हम क्या कहते हैं वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो ये आपके पास एग्जाम्पल हैं दोनों कि ये वर्ग आव्यूह है। अच्छा अभी मैंने एक चीज सीखी कि वर्ग आव्यूह में दोनों नंबर बराबर होते हैं। अच्छा जो पुरानी वाली मैट्रिक्स थी, अभी जो एग्जाम्पल लिया था, ये बताओ वर्ग आव्यूह है या नहीं है, सोचो समझो दिमाग लगाओ। अभी हमने जाना था कि मैट्रिक्स ऐसी है कि रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। अब ये बताओ कि ये वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी है या नहीं है। वीडियो पॉज करो, दिमाग लगाओ और सोचो। अब जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया उसको मैं बता दूं कि ये वर्ग आव्यूह है, क्योंकि रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 1, यानी इसका ऑर्डर क्या हुआ 1/1, तो ये वर्ग आव्यूह है क्योंकि इसमें रो भी 1 और हमारा कॉलम भी 1। तो मुझे ये देखो कितनी स्पेशल मैट्रिक्स है ना, ये रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, एक स्पेशल मैट्रिक्स है ये, जो सभी है, ये रो भी है कॉलम भी है ना, और
स्क्वायर भी है, ये सभी प्रकार की मैट्रिक्स है। तो बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल है। ठीक, तो इसकी हम परिभाषा अब आप लिख सकते हो कि ऐसी मैट्रिक्स, जो बोला हूं लिखना कॉपी पे जरूर, हेडिंग डालना स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह, फिर परिभाषा लिखना, फिर उसके बाद दोनों एग्जाम्पल छाप देना, बल्कि 3 एग्जाम्पल हैं। अच्छा, नाम भी दे सकते हैं इनको, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो और इसको सी कह दो। देखो, ऐसी आव्यूह जिसमें रो की संख्या बराबर हो कॉलम की संख्या के, ठीक है, ऐसी आव्यूह जिसमें रो की संख्या, कोमा लगाओ, कॉलम की संख्या के बराबर होती है, वर्ग आव्यूह कहलाती है। सिंपल। अब बच्चों अगला हम पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बहुत जरूरी है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले एक चीज जाननी पड़ेगी, डायगोनल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बोल रहा हूं, आव्यूह नहीं, एलिमेंट्स, और हिंदी में विकर्ण बोलते हैं इसको, विकर्ण तत्व। क्या मतलब होता है बच्चों इसका, विकर्ण एलिमेंट का? सबसे पहली चीज देखो, कोई भी मैट्रिक्स हो, अच्छा जैसे एक बच्चों में 3x3 की मैट्रिक्स लिखना चाह रहा हूं ए, उसके एलिमेंट्स को अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ऐसे तो लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं 3x3 की मैट्रिक्स को। तो बच्चों इसमें जो ये ऐसे एलिमेंट है जिनमें दोनों नंबर बराबर हों, यानी आई भी उतना ही और जे भी उतना ही। देखो यहाँ पर आई भी 1 है, जे भी 1 है, यहाँ पर देखो आई भी 2, जे भी 2, आई भी 3, जे भी 3। तो ऐसे एलिमेंट जिसमें आई और जे की वैल्यू बराबर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जैसे 4x4 की बना लो तो उसमें कैसे आएंगे, ये कितनी थी हमने 3x3 में समझा, अब हम समझेंगे 4x4 में। A11, A12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44। और आप उन एलिमेंट्स को सर्कल कर लो जिसमें कि आई और जे की वैल्यू सेम है, यानी कि आई भी उतना ही है, जे भी उतना, यानी दोनों बराबर हैं। और वो कौन कौन से हैं, ये चारों। क्यों, 1 1 दोनों सेम, 2 2 दोनों सेम, 3 3 4 4। बाकी में देख लो कहीं बराबर नहीं होगा, देखो ये है 1 2 दोनों अलग अलग, 1 3 अलग अलग, 1 4 अलग अलग, 2 3 अलग अलग, 2 4 अलग अलग, 3 4 सब अलग अलग हैं। बस यही एलिमेंट्स होते हैं। इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा, इनको डायगोनल एलिमेंट यानी विकर्ण एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप इन एलिमेंट्स को मिला दो तो ये एक तरीके से विकर्ण की तरह बन जाता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा चतुर्भुज में विकर्ण ऐसे ही तो होते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे मिला दो तो ये कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट, इसलिए इनको बोलते हैं। मिलाने पर ऐसे लगता है जैसे इसका आयत का ये विकर्ण बन गया हो, ठीक है। इसकी डेफिनेशन कुछ खास नहीं है, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बस समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये समझना क्यों जरूरी था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। अच्छा, डेफिनेशन और भी है जो डायगोनल एलिमेंट्स की सहायता से बनाई जाती हैं, लेकिन वो अभी बहुत सारी हो जाएंगी अगर मैं सभी को पढ़ाऊंगा। तो अभी मैं केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं जैसे कि हमारा डायगोनल मैट्रिक्स आता है, ये है डायगोनल एलिमेंट। अब आएगा डायगोनल मैट्रिक्स, फिर इसी प्रकार से आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं अदिश आव्यूह, और डायगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं वही विकर्ण आव्यूह। तो वो दोनों डेफिनेशन अभी के लिए रोक दी, क्योंकि ज्यादा दिमाग में कचरा हो जाएगा, अगले लेक्चर में उसको ले लूंगा मैं, ठीक।
तो अब हम बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर आएंगे। ये जितनी भी पंचायत मैंने करी है ये डायगोनल एलिमेंट्स की, ये इसलिए करी है ताकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम समझ सकें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह। बच्चों इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि तत्समक किसी भी आव्यूह को आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो वर्ग आव्यूह, क्या हो, वर्ग आव्यूह। तो देखो इसकी डेफिनेशन में लिखवाता हूं। कोई आव्यूह तत्समक आव्यूह कहलाता है। ऐसे कोई नाम है तो कोई आव्यूह ए, ठीक है, कोई आव्यूह ए तत्समक आव्यूह कहलाता है यदि अब ये दो बातें होनी चाहिए। नंबर एक, को कैसा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह की भी डेफिनेशन क्या पड़ी, जितनी रो उतने कॉलम। दूसरा, देखो कोई भी जो मैट्रिक्स ए है वो हमारी तत्समक आव्यूह यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब कहलाएगी। दो बातें अगर वो पूरी कर दे, नंबर एक ऐसी होनी चाहिए, वर्ग आव्यूह होनी चाहिए। वर्ग आव्यूह का मतलब उसमें जितनी रो हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई करे वो, कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए, तथा शेष एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। अब इसको जरा एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। देखो बच्चों एग्जाम्पल, टू बाई टू का लेता हूं बच्चे को बताओ। देखो 2x2 में एक एलिमेंट यहाँ आएगा, पहले अच्छा मैं लिख देता हूँ A11 A12 A21 A22, ठीक है। इसी प्रकार से मैट्रिक्स होगा। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, सबसे पहले वो एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। देखो ये वर्ग आव्यूह है क्योंकि 2x2 का है, यानी दो ही रो है और दो ही कॉलम है। अब दूसरी बात क्या पढ़ी, डायगोनल एलिमेंट क्या होनी चाहिए, 1। तो बच्चों डायगोनल एलिमेंट ये तो है A11 A12, तो ऐसा करो इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो 1 1, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट। पता शेष एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, शून्य। तो जो बचे ये हमारे, ये कैसे होंगे, सिंपल। अच्छा 3x3 में कैसी बनेगी ये, देखो पहले तो एलिमेंट लिख लो। अच्छा A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33, ठीक है। वचन में जैसे कि पहले मतलब वर्ग आव्यूह होने के लिए दो बातें उसको पूरी करनी पड़ेंगी। किसी भी आव्यूह को वर्ग आव्यूह होने के लिए दो बातें पूरी करनी पड़ेंगी। नंबर एक, वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो क्या हमारा ये वर्ग आव्यूह है, हाँ भैया बिल्कुल है वर्ग आव्यूह। क्यों, 3x3 का है, 3 ही हमारी रो है और 3 ही कॉलम है, बहुत सही। अब एक बात और बताओ, दूसरी कंडीशन क्या है, सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए।
तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट है यानी कि A11 क्या हो गया 1, A22 भी 1 और A33 भी 1, और शेष क्या होना चाहता, शेष क्या होने चाहिए 0। तो जो बचे वो सब क्या बन जाएंगे, जितने बचे सबको 0 कर दो। ठीक है या नहीं? गुड। अब जरा एक ट्रिक बताता हूं आप लोगों को, इसको नोट कर लेना। और हाँ, एक बात मैं बता दूं बच्चों, नोटेशन प्रदर्शित करने का तरीका, जो 2x2 की ये जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम I लिख देते हैं और या फिर I2 लिख देते हैं। 2 क्यों? क्योंकि 2x2 की है। इसी प्रकार से इसको I लिखते हैं और साथ में 3। अच्छा, अब I4, अब मैं देखो डायरेक्ट करूंगा। एक चीज आपको बताता हूँ, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट लिखने की कितने खास तरीका है। देखो पहले कॉलम में पहली एंट्री 1, दूसरी 0। देखो दूसरे कॉलम में ये पहली एंट्री दूसरी एंट्री है, तो दूसरे कॉलम में दूसरी एंट्री 1 बाकी 0। यहाँ आ जाओ 3/3। पहला कॉलम है, पहले कॉलम में पहली एंट्री है, इसको 1 कर दो बाकी को 0। ये दूसरा कॉलम है तो दूसरे कॉलम में दूसरी एंट्री को 1 कर दो बाकी को 0। तीसरी कॉलम में तीसरी को 1 कर दो और बाकी को 0। इसी प्रकार से आप I4 बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? पहली, ये पहला कॉलम लिखो, पहले कॉलम में पहली 1 बाकी 0, दूसरे कॉलम में दूसरी 1 बाकी 0, सॉरी तीसरे कॉलम में तीसरी 1 बाकी 0, चौथे कॉलम में चौथी 1 बाकी 0। ये सिंपल तरीका है। अच्छा, I5 भी बना सकते हो। पहली 1, दूसरे कॉलम में दूसरी 1 बाकी 0, तीसरे कॉलम में तीसरी 1, चौथे कॉलम में चौथी 1, पांचवें कॉलम में 5। ठीक है ना? ये कुछ बातें हुई किसकी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अब एक मुझे बता दो कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं है, फिर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ये नोट कर लेना, I2, I3, I4। और हाँ, एक टास्क है आप लोगों के लिए। I2 मैंने लिख के दिखाया, I3, I4, आपको I6 लिख के दिखाना और I1 लिख के दिखाना। सबसे स्पेशल केस है I1 आप लिख कर लिखाना। अच्छा, एक मैट्रिक्स अब मुझे बताओ, बताओ भैया कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं है। बच्चों वीडियो को पॉज जरूर करना और बताना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है आपके पास, आपको बताना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं है। देखो पहले कॉलम में पहली एंट्री 1 बाकी 0, दूसरे कॉलम में दूसरी 1 बाकी 0, तीसरे में तीसरी 1 बाकी 0, चौथे में चौथी 1 बाकी 0। दिखने में ऐसा आभास होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि डायगोनल एलिमेंट सभी 1 और उसके अलावा बाकी सब 0। लेकिन बच्चों पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पहली कंडीशन क्या थी कि आव्यूह को वर्गाव्यूह होना चाहिए, और ये वर्गाव्यूह नहीं है। देख लो रो कितनी है 5, कॉलम कितने हैं 5/4 की है। तो इसका तो मतलब ही नहीं बनता कि ये वर्गाव्यूह हो जाए, क्योंकि वर्गाव्यूह होने के लिए रो और कॉलम दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है बच्चों, टाइम ज़्यादा हो गया तो इसलिए मैं वीडियो नहीं पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि उसको अपलोड करने में दिक्कत आती है और वीडियो लंबी हो गई, मुझे उम्मीद नहीं थी। तो कल को एक काम करेंगे, जो बाकी डेफिनेशंस हैं वो पढ़ लेंगे, और साथ ही में जो हमारा मतलब 2 सवाल अभी भी छूटे पड़े हैं। हालांकि अब 2 सवाल हो जाएंगे, क्योंकि हमने उस सवाल को, एक सवाल उसमें ऐसा था जिसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन होनी
पता हो नहीं आ सकेगा, वो पता हुई अब हो जाएगा, लेकिन अब टाइम बचे ज़्यादा हो गया क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है ना, उसे अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो बाकी का कल ही करेंगे। और एक चीज़ लास्ट में कई बार कह चुका हूँ, लेकिन सीधी सी बात है, आपके ऊपर तो टस से मस नहीं होती, आप लोगों का असर तो पड़ता नहीं है भैया। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सच्ची में बड़ी मेहनत लगती है। पता, पंखा बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है, गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, पसीने में आदमी बेकार हो जाता है। और पता है, वीडियो बनाते बनाते अगर लाइट भाग जाती है ना तो वो अंधेरा हो जाता है। अगर वीडियो हमने बना ली, मान लो आधे घंटे की वीडियो बनानी है, 15 मिनट की बना ली और वो लाइट भाग गई, वीडियो खराब। क्यों लाइट भाग गई, कैसे बना, तो वो दोबारा बनानी पड़ती है। तो भैया इतनी मेहनत को देखते हुए आप लोग से मुझे मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है पढ़ाने का। नहीं, आप लोग सभी बच्चे सवाल करके दे रहे हैं, हाँ कुछ बच्चे सवाल करके दे रहे हैं, आज तो फिर भी काफ़ी बच्चों ने सवाल करके मुझे भेजे, तो बहुत अच्छी बात है ना। अब मुझे 3 बच्चे तो थे जिनका मैंने पहले नाम बताया था कि उन्होंने सवाल करके दिए थे। आज कुछ बच्चों ने और दिए मुझे, आंचल ने सवाल करके दिए, फिर रिया ने सवाल करके दिए, ठीक है, और पंकज ने सवाल करके दिए, अभी मुझे सर्वेश ने भेजे, हालांकि सर्वेश के मैंने भी चेक नहीं किए। तो ऐसे ही बाकी भी सवाल करें। लड़कियां चारों लड़के सवाल तो आ गए, लेकिन एक लड़की के सवाल नहीं आए। तो भैया तुम कहाँ पर हो, तुम भी सवाल कर लो और वीडियो वगैरह देख लो। और दूसरी चीज़ ये भैया, मोटिवेशन थोड़ा सा मैं मिलना चाहिए तुम लोगों से। तो एक जय हिंद मांगता हूँ मैं, केवल बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांगता तुमसे, एक कमेंट में जय हिंद लिख दो। एक लड़की तो हमेशा लिखती है, मंता ने भी कई बार लिखा है, रेनू तो हमेशा लिखती है, लेकिन बाकी बच्चे ऐसे करते हैं कि जय हिंद लिखने में पता नहीं कौन सी दौलत चली जाएगी उनके पास से। मतलब हम यहाँ पर 2-3 घंटे वीडियो बनाने में लगाते हैं, यहाँ पर बिना पंखे के वीडियो बनाते हैं, गर्मी में वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग एक जय हिंद लिखने में आपकी हालत खराब हो जाती है। और जो मोटिवेशन, एक बात हमेशा ध्यान रखना, टीचर से निकलवाना कि वो अच्छा पढ़ाए बच्चे के हाथ में होता है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट अच्छा नहीं होता है, टीचर का पढ़ाने का वो फ्लो बाहर नहीं आ पाता है। तो इसलिए आप लोग भाई जय हिंद जरूर लिखें, जो कि हमें पढ़ाने के लिए एक मोटिवेशन प्राप्त हो। ठीक है, जय हिंद जरूर लिखें, लाइक जरूर करें। ठीक है, तो ये सारे काम आप लोग हम करेंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो ठीक है, अब वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और इसके आगे कल मिलेंगे। सब्सक्राइब